Good morning students, welcome to you in your political science class. Your half yearly exams are over and in this after that we are going to start our final examination syllabus and chapter 5 we are going to start up to 4 chapter we completed in the constitution book 1 and contemporary world politics we completed, but in this constitution book we completed 3 chapters. The fourth one are also the planning process. And in this chapter number 4 which we are going to start, the name of this chapter is Challenges to and Restoration of the Congress System. As in our last second chapter, Era of One Party Dominance, we read about the Congress domination in India at center. So what type of this domination was there and who were the rulers, who were the different successors in India during Congress rule. So which will include the different parts like challenges of political succession and from Nehru to Shastri and from Shastri to Indira Gandhi. And later on 4th general election 1967 and context of the election. तो सबसे पहले जो पार्ट हमारा है challenges of political succession. देखिए आफ्टर इंडिपेंडेंस first election which were held in 1952, in this election the Congress won by majority and the first Prime Minister of the Congress party, he was appointed as the Prime Minister of the country, Mr. Jawaharlal Nehru. He was Prime Minister of India from 1952 to 1964. But suddenly, as he was ill for more than 1 year, he died in May 1964. May 1964 जो जवाहरलाल नेहरू थे थोड़ी इलनेस के बाद उनकी डेथ हो गई. तो उसके बाद अब देयर वाज ए वन क्वेश्चन मार्क in the Indian politics, who will be the next successor of Jawaharlal Nehru, or what not only successor but what type of system India will have. इंडिया का कौन सा डेमोक्रेटिक सिस्टम चलेगा, क्योंकि एज फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ द नेबरिंग कंट्री डेमोक्रेसी वाज अबॉलिश्ड एंड इन many places the dictatorship was set up like Pakistan, or there was so many upheavals for democracy in different parts. तो अब पंडित नेहरू की डेथ के बाद एक बहुत ही बड़ा ये क्वेश्चन था कि इंडिया का सिस्टम कैसा होगा और इंडिया में नेक्स्ट रूलर जो है वो कौन होगा. क्योंकि फ्रॉम 1960s, अगर हम 1960s से बात करें तो 1960 से लेकर जो दिस वाज कॉल्ड द डिकेड ऑफ डेंजरस डिकेड. व्हाई इट वाज कॉल्ड द डेंजरस डिकेड? 1960s के बाद का जो टाइम था वो डेंजरस डिकेड के नाम से जाना जाता है. क्यों? क्योंकि इस टाइम पे डिफरेंट जो सो मेनी प्रॉब्लम्स वर देयर इन इंडिया एट दैट टाइम लाइक पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, और इसके साथ साथ रीजनल डाइवर्सिटीज़ वर ऑल्सो देयर. तो इस तरह से डेमोक्रेसी को भी एक चैलेंज था, डिफरेंट प्रॉब्लम्स भी थी जो कि हमें कॉलोनियल रूलर से एक लेगेसी के तौर पे मिली थी. सो मेनी प्रॉब्लम लाइक इनइक्वालिटीज, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड रीजनल डिफरेंसेस, ऑल दीज वर द मेन प्रॉब्लम्स एट दैट टाइम. तो आफ्टर दैट अगर हम आगे वाली बात करें कि नेहरू जो थे, नेहरू के बाद कौन रूलर बनेगा, हु विल बी द रूलर ऑफ इंडिया फ्रॉम नेहरू टू शास्त्री. तो ऐसे में अगर हम बात करें कि नेहरू जो थे उस टाइम पे कांग्रेस, जैसे ही नेहरू की डेथ हुई तो द
कांग्रेस प्रेसिडेंट वाज की कबीर की जो कामराज जो थे उस टाइम पे ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी। तो उन्होंने कितने सारे कांग्रेस लीडर से डिस्कस किया कि हु विल बी द सक्सेसर ऑफ नेहरू। तो ऐसे में आफ्टर डिस्कशन और वो एक कंसेंसस पे पहुंचे जितने भी कांग्रेस लीडर थे एंड दे अपॉइंटेड शास्त्री लाल बहादुर शास्त्री, जिनका बर्थडे हमने अभी रिसेंटली 2 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया विद महात्मा गांधी। तो लाल बहादुर शास्त्री वाज द अनदर पर्सन ही बिलोंग टू उत्तर प्रदेश और ही वाज वन ऑफ द मिनिस्टर इन द नेहरू कैबिनेट। वो एक नेहरू कैबिनेट में एक मिनिस्टर थे और ही वाज वेरी वेल नॉन फॉर हिज सिंप्लिसिटी। उनकी सिंप्लिसिटी और उनकी कमिटमेंट जो थी कुछ प्रिंसिपल्स को लेकर, तो उनसे बहुत लोग इम्प्रेस हुए एंड ही वाज अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री इन 1964। तो जैसे कि उन्होंने ही हैड गिवन सो मैनी स्लोगन्स, जय जवान जय किसान, पॉपुलर फॉर हिज सिंप्लिसिटी। इवन व्हेन ही वाज द रेलवे मिनिस्टर, जब वो रेलवे मिनिस्टर थे तो वन रेलवे एक्सीडेंट टुक प्लेस। तो उसके बाद उन्होंने उसकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए कि आई एम द रेलवे मिनिस्टर एंड रेलवे एक्सीडेंट टुक प्लेस, तो इसकी वजह से उन्होंने एज ए रेलवे मिनिस्टर रेल एक्सीडेंट के बाद उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। सो ही वॉज सो मच कमिटमेंट टू हिज आइडियल्स एंड डिटर्मिनेशन। तो उसके बाद शास्त्री जो थे वो 1964 से 1966 तक ही वॉज द कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर। तो उस टाइम पे अगर हम बात करें कि डिफरेंट चैलेंजेस वर देयर एट दैट टाइम, क्योंकि व्हाट वर द डिफरेंट चैलेंजेस फ्रॉम 1964 टू 1965। सबसे पहले तो अभी चाइना का वॉर होके चुकी थी इन 1962। चाइनीज वॉर वाज देयर, इंडिया लोस्ट too much territory of Ladakh and Arunachal Pradesh in this war, जो कि चाइना ने इंडिया पे अटैक किया। उसके बाद 1965 there was war of India and Pakistan। तो पाकिस्तान की और इंडिया की वॉर हुई थी। तो ऐसे में सो अदर इकोनॉमिक चैलेंजेस वर ऑल्सो देयर। और इंडिया तो उस आफ्टर दैट जो लाल बहादुर शास्त्री थे, ही वॉज ऑल्सो डाइड इन 1966, 10 जनवरी 1966, जब वेयर ही सडनली एक्सपायर्ड व्हेन ही हैड गॉन टू साइन एन ताशकंद एग्रीमेंट। ताशकंद जो एग्रीमेंट था वो पाकिस्तान के साथ करने के लिए गए और सडनली उनकी एक्सपायर्ड इन 1966। तो आफ्टर दैट, क्योंकि उस टाइम पे जो नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री थे, कि हैड एग्रीमेंट विद अयूब खान के साथ उन्होंने एक एग्रीमेंट किया। पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर वाज एट दैट टाइम अयूब खान। ताशकंद एग्रीमेंट, ये ताशकंद एरिया जो है दिस इज़ द प्रेजेंट कैपिटल सिटी ऑफ तजाकिस्तान की ये कैपिटल है। तो इस तरह से नेहरू के बाद, पंडित नेहरू के डेथ के बाद लाल बहादुर शास्त्री became the prime minister, but his rule was not so much long. He also expired in 1966। तो अब आगे का जो था नेक्स्ट, who will be the ruler prime minister of the country? From शास्त्री there was इंदिरा गांधी। अब आगे कांग्रेस का लीडर कौन होगा? तो इसके लिए ये था कि बहुत सारे लीडर्स जो थे कांग्रेस के, एंड उनको लगा कि इंदिरा गांधी जो है वो शी वाज वन ऑफ द मिनिस्टर, वो एक मिनिस्टर रह चुकी थी और कांग्रेस प्रेसिडेंट भी 1952 में रही थी। शी वाज आल्सो मिनिस्टर इन द शास्त्रीज कैबिनेट। तो उनको उसके बाद ये उस जो जितने भी मेन लीडर्स थे उन्होंने इंदिरा गांधी को एक कैंडिडेट के तौर पे, प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट के तौर पे जो था वो
इंस्टॉल करने के लिए उसको एक प्रपोज़ल जो था वो किया गया। और जो कुछ लीडर्स जो थे, कुछ लीडर्स कांग्रेस के, मोरारजी देसाई जो कि बॉम्बे के चीफ मिनिस्टर थे, और जो कि टुडे अगर हम महाराष्ट्र और गुजरात की बात करें तो उसके वो बॉम्बे के चीफ मिनिस्टर थे और मिनिस्टर भी थे। तो इंदिरा गांधी शी वाज दी डॉटर ऑफ जवाहरलाल नेहरू। तो बहुत सारे कांग्रेस लीडर्स को लगा कि शी इज़ इनएक्सपीरियंस, तो क्यों ना हम उसको एक पपेट के तौर पे यूज़ करेंगे इंदिरा गांधी को। तो इस तरह के जितने सीनियर लीडर्स थे पार्टी के, उन्होंने इंदिरा गांधी को एक प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट के तौर पे प्रपोज किया। और जो वोटिंग हुई, जो कंटेस्ट था, एक तरफ कुछ लीडर्स जो थे वो मोरारजी देसाई चाहते थे एज ए कंट्री प्रेसिडेंट, एंड टॉप लीडर ऑफ द कांग्रेस फैमिली जवाहरलाल नेहरू's daughter Indira Gandhi, Mrs. Indira Gandhi should be appointed as the leader of the Congress party, and they wanted that she should be the prime minister of the country. So after that secret ballot took place, secret voting हुई, जिसमें कि 2/3 सीक्रेट वोटिंग बट ए सीक्रेट बैलेट, कि हर एक ने अपनी, किसी को पता नहीं चलेगा कि टू हुम दे आर गिविंग वोट, मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी। तो लेटर ऑन इंदिरा गांधी जो थी उसको 2/3 मेजॉरिटी दी गई, एंड शी गॉट 2/3 मेजॉरिटी, और शी वाज देन बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। लेकिन अगर हम इंदिरा, जितने भी सीनियर लीडर्स थे उस टाइम पे, दे बिलीव, उनको लग रहा था कि इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड इन पॉलिटिकल रिफॉर्म, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें या पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की बात करें, शी इज़ इनएक्सपीरियंस। तो और उनको लगता था कि टॉप लीडर्स को लग रहा था कि ये उनके ऊपर ही डिपेंड रहेगी, जितने भी पॉलिसीज डिसीजन हैं वो उनके ऊपर डिपेंड रहेगी। बट एट द टाइम, अभी हमने बात की कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी थी। तो लेकिन अब जब वोटिंग हुई, इलेक्शंस हुए, 1966 में इलेक्शंस टुक प्लेस, तो और इंदिरा गांधी जो थी उन्होंने 1967 की इलेक्शन में जो कांग्रेस पार्टी थी उसको लीड किया। लेकिन इकोनॉमिक सिचुएशन की अगर हम बात करें, दैट वाज नॉट गुड इन इंडिया एट द टाइम। तो इंदिरा गांधी जो कि शी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर आफ्टर नेहरूज एंड आफ्टर शास्त्रीज डेथ। तो her rule was there from 1966 to 77। 66 से लेकर 77 तक उन्हीं का रोल था। सिर्फ 77 to 80, 1977 से लेकर 1980 तक सिर्फ सेंटर में एक जनता दल की गवर्नमेंट बनी जयप्रकाश नारायण के अंडर। उसको छोड़कर फिर 1980 से, क्योंकि वो मिड टर्म इलेक्शन हुआ उस टाइम, 1977 से लेकर 1980 तक opposition government was there in India. Then again from 1980 to 1984, 1980 से लेकर 84 तक फिर कांग्रेस का रूल सेटअप हुआ। तो हम कह सकते हैं, बट वी से फ्रॉम 1950 टू 1980, 50 से लेकर 1980 तक देयर वाज वन पार्टी डोमिनेशन। सिर्फ एक ही पार्टी की डोमिनेशन सेंटर में थी, एक्सेप्ट द गैप ऑफ 3 ईयर, 3 साल के गैप को छोड़कर बाकी कांग्रेस की ही गवर्नमेंट जो थी। और जनरल इलेक्शन कब कब हुए, आप हम एक बार जनरल इलेक्शन की बात करते हैं, विच वी यू रीड इन द सेकेंड चैप्टर, एरा ऑफ वन पार्टी गवर्नमेंट। फर्स्ट जनरल इलेक्शन टुक प्लेस फ्रॉम 1952, सेकेंड 1957, एंड थर्ड election took place from 1962 and fourth 1967. तो 52, 62, 52 के बाद 57, then 62 and 67. The general election were took place during this period. और इंदिरा गांधी जो थी, शी वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया 1984। उन्होंने अपने टाइम में बहुत सारे रिफॉर्म्स किए जिनके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे, जैसे कि अबॉलिशन ऑफ प्रीवी पर्सेस, जितने भी प्रिंसली रूलर जो इंडिया में थे इंडिपेंडेंस के टाइम, उनको कुछ मनी दी जाती थी
कि वो इंडिया का ही पार्ट बने, तो इसलिए तो इसके बदले में गवर्नमेंट उनको कुछ सैलरी के फॉर्म में देगी। लेकिन इंदिरा गांधी ने इन सारे प्रीकॉशंस को 1970s में सबको हटा दिया था और नेशनलाइजेशन ऑफ बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था उन्होंने। लाइसेंसिंग सिस्टम जो था वो भी इंट्रोड्यूस किया। तो बट शी एक्सपायर्ड इन 1984 में इंदिरा गांधी, शी वॉज असैसिनेटेड, शी वॉज killed by the terrorist in 1966। तो अब अगर हम फोर्थ जनरल इलेक्शन की बात करें, फोर्थ जनरल इलेक्शन दैट टुक प्लेस इन 1967 में ये जो इलेक्शन थे वो हुए। इससे पहले पूरी ही, जैसे मैंने अभी बताया आपको, देयर वाज द डोमिनेशन ऑफ कांग्रेस की डोमिनेशन थी। लेकिन 1967 में थोड़ा सा चेंज हुआ। क्या चेंज हुआ कि अब इलेक्शन हुए जब, तो कांग्रेस जो थी उसको एज कम्पेयर टू अदर पार्टी कांग्रेस को वोट्स तो मिली, पर जितनी मेजॉरिटी उसको 1952, 1957 और 62 के इलेक्शन में मिली थी उतनी 67 में नहीं मिली, क्योंकि जो वोट्स थी वो एज कम्पेयर टू अदर पार्टी टोटल वोट्स जो थी वो कम मिली कांग्रेस को। चाहे वो मेजॉरिटी पार्टी तो थी, मेजॉरिटी तो उसको मिल गई, ज़्यादा कैंडिडेट उसके हो गए, लेकिन नंबर ऑफ वोट्स जो थी दैट वाज लेस एज कम्पेयर टू द अर्लियर इलेक्शन के बजाय उनकी जो वोट्स थी इलेक्शन उसको कम पड़ी। तो आफ्टर दैट एज आई टोल्ड यू कि यहाँ इस टाइम पे कांग्रेस में कई सारे कांग्रेस हैज फेस्ड सो मेनी प्रॉब्लम्स, लाइक प्रॉब्लम ऑफ दैट देयर वाज फेलियर ऑफ मॉनसून and short and droughts were there, food scarcity were there, फूड की जो थी वो शॉर्टेज हो गई थी, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो थी वो डिक्लाइन हो गई थी 1967 के इलेक्शन के बाद, और जो एक्सपोर्ट था वो फॉल हो गया था, ट्रेड जो था वो फॉल हो गया था। और उसके बाद जब ये सारी प्रॉब्लम हुई तो इंदिरा गांधी जो थी उन्होंने अमेरिका के प्रेशर में इंडियन करेंसी को डी एवेल्यूएट कर दिया था, एज डॉलर के बजाय उसको डी एवेल्यूएट कर दिया, क्योंकि एक एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग अगर इंडियन रुपीज़ जो था उसकी डॉलर के कंपेरिजन में 5 रुपये उसकी वैल्यू थी। लेकिन बाद में जो जैसे ही इंदिरा गांधी ने यूएस के कहने पे ये करेंसी को डी एवेल्यूएट किया, तो उसके बाद ये जो एज कंपेयर टू द डॉलर द इंडियन रुपीज़ वाज अब 5 की जगह उसका 7 रुपीज़ उसकी वैल्यू हो गई। और बहुत सारे जो कांग्रेस लीडर्स थे दे वर क्रिटिसाइजिंग द पॉलिसी ऑफ कांग्रेस की पॉलिसीज स्पेशली इंदिरा गांधी की, उनको क्रिटिसाइज कर रहे थे। बट द इकोनॉमिक क्राइसिस, जितने भी इकोनॉमिक क्राइसिस हुए उन क्राइसिस में के बाद देयर वाज अनएम्प्लॉयमेंट, प्राइस वाज देयर, क्योंकि प्रोडक्शन वाज लेस, डिमांड वाज मोर, प्रोडक्शन कम हो रही थी, रेनफॉल डिक्रीज होने की वजह से, मानसून की शॉर्टेज होने की वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो थी दैट वाज लेस, दैट लेड टू द राइज इन प्राइस, क्योंकि जब डिमांड जो होती है ज़्यादा होती है, सप्लाई लेस होगी, इट विल लीड टू प्राइस राइज, इससे प्राइस राइज होगा। तो प्राइस राइज जो था बढ़ने लग गया, और अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम जो थी दैट वाज ऑल्सो इनकरेज, ज़्यादा बढ़ने शुरू हो गई। तो ऐसे में जो सो मैनी कांग्रेस लीडर्स ऑल्सो, जो कि कांग्रेस के जो लीडर्स थे सीनियर मोस्ट, दे ऑल्सो क्रिटिसाइज द डिसीजन और द पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय इंदिरा गांधी। और आफ्टर दैट देयर वर बंद हड़ताल। तो कांग्रेस को लग रहा था कि दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, सो इन सो मेनी प्लेसेस देयर वर पॉपुलर अनरेस्ट, कई जगह पे अनरेस्ट जो था, लोगों ने प्रोटेस्ट किया इस सारी सिचुएशन का। और उसके अलावा जो कम्युनिस्ट थे और जो सोशलिस्ट पार्टीज थी, दे ऑल्सो लॉन्च्ड वेरियस कैंपेन्स टू प्रोटेस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट। और इंदिरा गांधी को गवर्नमेंट करने के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी जो थी सीपीआई, क्योंकि एक जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी दैट वाज फॉर्म्ड इन 1925, बट लेटर ऑन इसी का एक ग्रुप अलग हो गया था, एंड दिस वाज नोन एज CPIM, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। और ये मार्क्सिस्ट जो लोग थे दे वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट,
और उधर अगर हम बात करें कि जो लेनिन के सपोर्टर थे, उन्होंने आर्म्ड रेबिलियन जो थी, आर्म्ड एग्रीकल्चर स्ट्रगल को उन्होंने लेड किया और पीजेंट एजुकेशन की। इस पीरियड को हम हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो इंडिपेंडेंस से जो गैप उनका चल रहा था, राइट्स चल रहे थे, वो फिर होने शुरू हो गए थे। हिंदू और मुस्लिम के बीच में गैप पड़ना शुरू हो गया एंड कम्युनिस्ट दे लेड द एजुकेशन of the people. So all this was the situation during this period. तो in this way हम कह सकते हैं कि हमारा ये पार्ट जो है कांग्रेस की इरा की हम बात करें तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर फ्रॉम नेहरू टू शास्त्री, फ्रॉम शास्त्री टू इंदिरा गांधी, and fourth general election took place in 1967, in which again Congress won, but that they did not get too much नंबर ऑफ वोट्स जो थी, मेजॉरिटी तो मिल गई उनको, बट उन्होंने नंबर ऑफ वोट्स जो थी वो कम थी। देयर वर सो मेनी प्रॉब्लम ड्यूरिंग दिस पीरियड, इकोनॉमिक क्राइसिस वाज देयर। सो इन दिस वे दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर. All of you are supposed to read the chapter, complete the assignment, do your work and learn the work side by side. Thanks.